नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन के खार्किव में फ्रीडम स्क्वायर और कीव के मुख्य टीवी टावर पर रूसी बमबारी। यूक्रेन से फिर वार्ता करने के लिए तैयार रूस। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत की जांच करेगा मॉस्को। भारतीय दूतावास की खार्किव तुरंत छोड़ने की एडवाइजरी। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी जारी। यूक्रेन के लिए राहत सामग्री लेकर वायुसेना का विमान रोमानिया रवाना। स्टेट ऑफ द यूनियन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के लोगों के साथ दिखाई एकजुटता। हवाई क्षेत्र को रूसी विमानों के लिए किया बंद। तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए रिजर्व 3 करोड़ बैरल तेल देने का ऐलान। दुनिया की नई व्यवस्थाओं में भारत का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी। प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर बजट बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन। संचार के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भरता को कम करने का आह्वान। और उत्तर प्रदेश में छठे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी। 57 सीटों पर मतदान कल। यूपी और मणिपुर में अंतिम चरण के प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवा पीढ़ी के बीच हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना पैदा करने के लिए भारतीय इतिहास को फिर से देखने की आवश्यकता पर बल दिया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु में सीआर रेड्डी शैक्षणिक संस्थाओं की 75वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं से संस्कृति और परंपराओं की रक्षा और संरक्षण करने का आह्वान किया। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। विधान परिषद की खाली पड़ी 24 सीटों के चुनाव के लिए 9 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। 16 मार्च तक नामांकन होगा, जबकि 4 अप्रैल को मतदान और 7 अप्रैल को नतीजे आएंगे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने नगर निकायों के चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। टीएमसी ने राज्य की 107 नगर पालिकाओं में से 102 में जीत दर्ज की है, जबकि वाम मोर्चा और हमरो पार्टी ने एक निकाय में जीत दर्ज की है। वहीं 4 नगर पालिकाओं में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन की वो अपील खारिज कर दी है जिसमें उसने प्रसारण लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने के केंद्र के फैसले को एकल पीठ की तरफ से कायम रखने को चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी भारत पे ने कहा है कि उसके सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर को कंपनी में सभी पदों से उठा दिया गया है। भारत पे ने कंपनी के कोष में बड़े पैमाने पर अनियमितता में ग्रोवर के परिवार और संबंधियों की लिप्तता पाई थी। ग्रामीण बिहार के बड़े हिस्से में भूजल में व्यापक पैमाने पर रासायनिक प्रदूषित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-2022 में कहा गया है कि राज्य के 38 में से 31 जिलों के ग्रामीण इलाकों में भूजल आर्सेनिक, फ्लोराइड और लौह संदूषण से प्रभावित है, जबकि 11 जिलों के 3791 ग्रामीण वार्डों में पेयजल स्रोत फ्लोराइड संदूषण से प्रभावित है। वायुसेना के 138 विमान अपनी क्षमता का प्रदर्शन 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन में होने वाले युद्धाभ्यास वायु शक्ति में करेंगे। पहली बार राफेल लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। देश में पिछले एक दिन में कोरोना के नए मामले में तेजी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 7,554 नए कोविड-19 केस सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले 9.2% ज्यादा हैं। और अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध हालात की। यूक्रेन पर रूसी सैन्य बलों के हमले और तेज हो गए हैं। रूसी बलों ने यूक्रेन के शहरी इलाकों पर हमले तेज करते हुए दूसरे सबसे बड़े शहर के बीचों बीच स्थित मुख्य चौराहे फ्रीडम स्क्वायर और कीव के मुख्य टीवी टावर पर बमबारी की है। रूसी सेना ने हमले के छठे दिन कीव के टीवी टावर और यूक्रेन में यहूदी नरसंहार के मुख्य स्मारक समेत कई असैन्य स्थलों को निशाना बनाते हुए हमले किए। टीवी टावर पर हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन के 3 शहरों खार्किव, खेरसन और मारियोपोल को रूसी बलों ने घेर लिया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में
क्षेत्रीय पुलिस और खुफिया मुख्यालय पर हुए हमले में इमारत की छत विस्फोट से उड़ गई है और उसकी ऊपरी मंजिल पर आग लग गई है। क्षतिग्रस्त 5 मंजिला इमारत का मलबा निकटवर्ती गलियों में गिरा है। आक्रमणकारी बलों ने ओडेसे और मारियुपोल के अहम बंदरगाहों समेत दूसरे शहरों और कस्बों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन में युद्ध में मारे गए लोगों की तादाद भी अभी साफ नहीं हो पाई है। यूक्रेनी बलों को हुए नुकसान की अब तक कोई जानकारी नहीं है। वहीं शहरों पर हमले के अलावा ऐसी खबरें सामने आई हैं कि मॉस्को ने आबादी वाले 3 क्षेत्रों पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। क्रेमलिन ने इस बात से इनकार किया है कि उसने इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है और जोर देते हुए कहा है कि उसके बलों ने केवल सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। हालांकि घरों, स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी की कई तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच 40 मील दूरी तक फैला रूसी टैंकों और दूसरे वाहनों का काफिला धीरे धीरे कीव की राजधानी की ओर बढ़ा। राजधानी कीव में करीब 30 लाख लोग रहते हैं। पश्चिमी देशों को आशंका है कि ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेनी सरकार को अपदस्थ करके रूसी समर्थक सत्ता की स्थापना करने की कोशिश है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी हमले को आतंकी कार्रवाई बताया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने खार्किव में फ्रीडम स्क्वायर पर हमले के बाद कहा है कि कोई इसे नहीं भूलेगा, इस घटना को कोई माफ नहीं करेगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ की संसद से भावनात्मक अपील में कहा है कि यूक्रेन यूरोप का सम्मान सदस्य बनने के लिए भी लड़ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारी बमबारी सिर्फ उन पर दबाव बनाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि कीव कोई रियायत देने को तैयार नहीं है, वो भी तब जब एक और रॉकेट और तोप से हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस हमारे देश की राष्ट्रीयता को खंडित करना चाहता है। आज हमारी राजधानी लगातार खतरे में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कड़ी आलोचना की है। जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद यह पहला मौका था जब उन्होंने प्रतिनिधि सभा को औपचारिक रूप से संबोधित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में रूस की आक्रामकता का सामना करने और अमेरिकी मुद्रास्फीति को काबू करने का संकल्प किया। राष्ट्रपति ने भाषण की शुरुआत यूक्रेन संकट के मुद्दे से ही की। उन्होंने कहा कि वे खड़े होकर यूक्रेन के लोगों के जज्बे को सलाम करें। So let us continue to draw inspiration from the iron will of the Ukrainian people. To our fellow Ukrainian Americans who forged the deep bond that connects our two nations, we stand with you. We stand with you. Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Iranian people. राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन और यूरोप की सराहना के लिए अमेरिकी सैनिक भेजे जाने की संभावना से इनकार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेनाएं नेटो देशों की रक्षा करेगी। जो बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिकी अपनी हवाई क्षेत्र को रूसी विमानों के लिए बंद कर रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे सख्त कदमों को भी उठाया गया है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बीच जो बाइडेन के इस भाषण के मायने और बढ़ गए हैं। And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. रूस के यूक्रेन पर हमले के कारण तेल की वैश्विक कीमतों में $5 प्रति बैरल की वृद्धि दर्ज की गई है। अमेरिकी मानक कच्चे तेल का दाम $5.24 प्रति बैरल की बढ़ोतरी के साथ 108.60 पर पहुंच गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड $5.43 बढ़कर $110.40 पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए उनके प्रशासन ने 30 दूसरे देशों के साथ मिलकर अमेरिकी रणनीतिक आरक्षित भंडार से करोड़ों बैरल तेल देने का फैसला किया है। इससे पहले मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सभी 31 सदस्य देशों ने अपने रणनीतिक भंडारों से 6 करोड़ बैरल तेल जारी करने पर सहमति जताई थी। I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world. America. इस बीच रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद वहां मानवीय संकट गहरा गया है। इस मानवीय संकट से निपटने में मदद के लिए भारत ने यूक्रेन को राहत सामग्री भेजने का फैसला किया है। भारतीय वायुसेना ने एक C-17 ग्लोबमास्टर विमान यूक्रेन के लिए राहत सामग्री लेकर रोमानिया के लिए रवाना किया है। भारत ने मानवीय सहायता के तौर पर यूक्रेन को पोलैंड के रास्ते दवाओं और दूसरी राहत सामग्री की एक और खेप रवाना की है।
इस विमान में रोमानिया से उन भारतीय नागरिकों को वापस लाए जाने की भी उम्मीद की जा रही है जो युद्धग्रस्त यूक्रेन से किसी तरह सीमा पार कर रोमानिया पहुंचने में सफल रहे हैं। एमईए के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन चल रहा है। सिविल एयरलाइंस वाले जा ही रहे थे, अब कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जैसे जैसे बिकॉज हमको सारे अपने सिटीजन्स, मैनी ऑफ देम जो स्टूडेंट्स हैं, उनको लाना है। तो प्राइमरली C-17 करेंगे जो डायरेक्ट जा सकता है, रुकना ना पड़े, बिकॉज इन एनी केस बाकी एरिया की भी हालत वैसी है। सो एंड ये कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक ऑपरेशन चलेगा। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक की सुरक्षित वतन वापसी के लिए सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत विशेष अभियान चला रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के भारत के अभियान ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले 24 घंटों में भारत के लिए 6 उड़ानें रवाना हुई हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों के यूक्रेन से निकलने के बाद हंगरी, रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया से हवाई मार्ग से स्वदेश लाया जा रहा है। रूस के साथ युद्ध के कारण यूक्रेन ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। ऐसे में भारत अपने नागरिकों को सड़क मार्ग से यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया लाकर वहां से विमान के जरिए स्वदेश ला रहा है। Thanks to the Indian government and who helped us evacuate from there, from the war zone. But I would request the Indian government to just actually help those students who are stranded in Kharkiv and Sumy. Please help them out. Evacuated from us from such a critical case where we can't expect any other government like they are. I am feeling very proud about them. Actually, right now I'm feeling very happy and relaxed, and I would like to thank my Indian government and MSC, which they provide us very well service, and I think it's very nice feeling to. It's very good. हम लोग जो है आई थिंक काफ़ी लकी है कि हम लोग जल्दी आ गए, तो और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं वहाँ पे, एंड आई होप गवर्नमेंट रीच आउट टू देम एंड हेल्प देम। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के दिल्ली लौटने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया। मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि सरकार नागरिकों के हर सुख दुख में साथ खड़ी है। उनकी आंखों में एक खुशी जो भारत की भूमि पर पहुंचने की, और साथ ही साथ में जो भारत की धरती पर पहुंचने के लिए उन्होंने कष्ट सहा है, उसका दर्द, वो दोनों तरह के मिश्रित भाव जो है वो देखने को मिले। Satisfying thing to be able to welcome our children back home and to send them back to their families, and this mission will continue till every one of our students are brought back home. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी पर संतोष जताया है। दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। रूस के सैन्य अभियान से बुरी तरह प्रभावित पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन में फंसे 20,000 भारतीयों में से अब तक 6,000 को स्वदेश लाया जा चुका है। केंद्र सरकार बाकी भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की संख्या काफी अधिक है, लिहाजा उन्हें भारत लाने के लिए रक्षा विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 20,000 भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे थे, उसमें लगभग 4,000 लोग 24 तारीख के पहले आ गए, और कल तक और 2,000 से ज़्यादा लोग आ गए। करीब बाकी लोगों को हम वापस लाने के प्रयास में हैं। वहीं खार्किव में जो भारतीय फंसे हैं उन्हें तुरंत वहां से किसी दूसरी जगह चले जाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसके लिए खार्किव के पास की 3 जगह सुरक्षित जोन बताई गई है। पोलैंड की राजधानी वार्सा में स्थित भारतीय दूतावास ने लवीव, टर्नोपिल और पश्चिमी यूक्रेन के दूसरे हिस्से में फंसे भारतीयों को सलाह दी है कि वे जल्द से जल्द पोलैंड की सीमा में दाखिल होने के लिए बुडोमिर्ज सीमा चौकी पर पहुंचे। दूतावास ने एडवाइजरी में भारतीयों को शेहनी मेडियक्का सीमा से बचने की सलाह दी है, जहां पर भारी भीड़ है और लोगों को सीमा पार करने के लिए लंबी कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। दूतावास ने कहा कि लवीव और टर्नोपिल और पश्चिम यूक्रेन के दूसरे हिस्से में मौजूद भारतीय जल्द
बुडोमिर जो सीमा चौकी जा सकते हैं, जहां से वे जल्द पोलैंड में दाखिल हो सकते हैं। As you know, we have been in communication with the Russian side regarding safe passage of our nationals from Kharkiv and other nearby cities. The advisory that has just been issued by our embassy a little while ago and also by us on the need for our nationals to leave Kharkiv immediately. वहीं तमिलनाडु की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोयम्बटूर में यूक्रेन संकट को लेकर कहा कि मतभेदों को सुलझाने का एकमात्र रास्ता बातचीत ही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीयों की वतन वापसी को लेकर सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके विदेश मंत्री से बातचीत हुई है। विदेश मंत्री ने भारतीयों की जल्द सकुशल वापसी को लेकर आश्वासन दिया है। यूक्रेन के मामले को लेकर सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। मेरी माननीय विदेश मंत्री जी से भी बात हुई है और माननीय विदेश मंत्री राज्य के कैबिनेट मंत्री सामूहिकता के साथ मिलकर उस परिस्थिति के अंदर किस तरीके से हम हमारे बच्चों को भारत लेके आए, इसके लिए सरकार गंभीर और अथक प्रयास कर रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 57 सीटों के लिए कल मतदान होगा। कल 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। छठवें चरण के 10 जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले के 57 विधानसभा क्षेत्रों में 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी मतदान होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 57 सीटों में 44 सीटें बीजेपी और 2 सीटें उसके सहयोगी दलों ने जीती थी। उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के चुनाव के लिए सभी दलों ने पूर्वांचल में पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनभद्र और गाजीपुर में चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि घोर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्ष को जब भी सरकार बनाने का मौका मिला, उसने जनता के विकास को कभी तवज्जो नहीं दी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो घोर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। और अब एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंदौली में विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले गोलियां और कट्टे बनते थे जो लोगों को डराने और मारने के काम आते थे। आज गोले और मिसाइल बन रही है जो पाकिस्तान से भारत माता की रक्षा करने के काम आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सिस्टम में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार ने किया है और सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार ने पिछले 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं और 2 करोड़ नौजवानों ने अपना रोजगार शुरू किया है। उन्होंने सरकार बनने पर हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का वादा किया। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जौनपुर में राज्य सरकार के 10 लाख पदों को जल्द से जल्द भरने का वादा किया। रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने नौजवानों को नौकरियों में आयु सीमा में छूट देने का भी वादा किया। बढ़ते हैं आगे अगली खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में बन रही नई व्यवस्थाओं को देखते हुए भारत का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने संचार के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भरता को कम से कम करने का आह्वान किया।
प्रौद्योगिकी सक्षम विकास पर बजट बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के आम बजट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो बेहद अहम है और इनका तेजी से क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सिर्फ एक अलग क्षेत्र नहीं, क्योंकि यह डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ा और आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी नागरिकों को सशक्त करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख आधार है। तेजी से घरों का निर्माण कर रहे हैं। रेल, रोड, एयरवे, वाटरवे और ऑप्टिकल फाइबर भी अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। इसमें और गति लाने के लिए पीएम गति शक्ति के विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस विजन को टेक्नोलॉजी से निरंतर कैसे मदद मिल सकती है, इस पर हमें काम करना होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तकनीक जानने से और ट्रेनिंग से विषम परिस्थितियों में भी आप अपना और अपनों का संरक्षण कर सकती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का 4 सप्ताह का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टियों के मंत्रियों और नेताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति तय की। पार्टी ने तय किया कि नवाब मलिक से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। दिल्ली के जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोनिया विहार में 26.80 मिलियन लीटर क्षमता के भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे पूरे इलाके में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बंबई हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसमें भगौड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी धन शोधन जांच में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। नवाब मलिक कल तक ईडी की हिरासत में है। फिल्म लेखक और समीक्षक जयप्रकाश चौकसे का इंदौर में दिल का दौरा पड़ने से 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो कैंसर से जूझ रहे थे और करीब 3 महीने से उनकी तबीयत ज्यादा खराब थी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले घटने के बाद सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला लिया है। सरकार ने मुंबई समेत 14 जिलों में 100% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट्स, सिनेमाघर और थिएटर्स के संचालन की अनुमति दे दी है। मुंबई में करीब 2 साल के बाद 100% क्षमता के साथ स्कूल फिर से खुल गए हैं। कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद प्रशासन ने स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ पुराने समय सारिणी के मुताबिक खोलने की इजाजत दी है। उत्पादन और नए ऑर्डर की संख्या बढ़ने से देश के विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां फरवरी माह के दौरान बढ़ी हैं। मांग की अनुकूल स्थिति से इन गतिविधियों को समर्थन मिला है। IRHS मार्केट भारत विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक फरवरी माह में बढ़कर 54.9 अंक पर पहुंच गया। एक महीना पहले जनवरी में यह 54.0 पर था। यह क्षेत्र मजबूत सुधार दर्शाता है।